हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए भारतीय राजनीतिक चिंतक, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पर हमारा सेशन कंटिन्यू चलते हुए अब लगभग 3-4 सेशन और मात्र बचे हुए हैं। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी पर आज हम चर्चा करेंगे और इनके एक बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक कंसेप्ट ही, हालांकि एकात्म मानववाद, जो कि दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इजी भी है। ये जो एकात्म मानववाद है दोस्तों, ये बहुत इजी टर्म है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो डेटा हमारे पास जो होता है ना, वो डेटा या तो सफिशिएंट नहीं होता, और अगर सफिशिएंट होता है, डिटेल में होता है, तो वो इतना उलझा हुआ होता है कि उसको समग्रता के साथ समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। आपने संभवतः अभी तक आपने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा। कहीं पर 10 मिनट 15 मिनट के कुछ सेशन देखे भी होंगे, जहां पर विभिन्न प्रकार के कुछ ग्राफ बना दिए जाते हैं। उसके माध्यम से समझा जाता है कि मानव, उसके बाद बुद्धि, मन, आत्मा, या फिर मानव, परिवार, उसके बाद राष्ट्र, फिर विश्व, उसके बाद ब्रह्मांड। तो ये सब ठीक है, वो एक बेसिक फॉर्मेट में समझाने का वो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये संपूर्ण एकात्म मानववाद नहीं है। इनका जो एकात्म मानववाद का जो पूरा विचार था, वो विचार दोस्तों इनका बहुत ही अलग रहा है, बहुत ही अलग रहा है। इसको समझना, ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझना इतना, एक तरह से देखा जाए ना, तो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो फिर कुछ डिफिकल्ट भी इसके अंदर नहीं रहने वाला है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि एक प्रश्न तो 100% दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि 4th यूनिट का मात्र लास्ट वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट यूनिट में सिर्फ 4 महिला विद्वान है, उन पर हमें चर्चा करनी है। 4 महिला विद्वान है तो 4 टॉपिक, 4 क्लासेस उसकी आएंगे। इसके साथ हमारा ये पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें किस किस पर बात, एकात्म मानववाद को समझने के लिए हमें क्या क्या चर्चा करनी है ना। दोस्तों, इसको पूरे बेसिक से लेंगे हम लोग, पूरे बेसिक से लेंगे, उसको एक बेसिक से एडवांस तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है। एकात्म मानववाद थोड़ा सा जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक थोड़ा उलझाने वाला है ना। जो भी बच्चा पहली बार पढ़ेगा ना इसको, तो ये थोड़ा सा उलझाने वाला टॉपिक रहेगा, एक बार में आसानी से समझ नहीं आएगा ये। इस कारण से मैं इसमें थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, मैं इस टॉपिक को ऐसा कर दूंगा आप लोगों के लिए कि फिर आपको इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आइए सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंतर्गत व्याख्या पर डिस्कस करेंगे। इसकी व्याख्या के बाद में एकात्म मानववाद, फिर विशेषता, और लास्ट में हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे 4 बिंदुओं के माध्यम से। हालांकि आपकी पुस्तकों में अब ये आपको 4 बिंदु देखने को नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली आपको ऐसे स्टोरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहां पर एकात्म मानववाद, उपाध्याय का एकात्म मानववाद, और ये पूरी स्टोरी दे दी जाएगी, है ना। बस इस प्रकार से आपको अवेलेबल होगा। लेकिन ये 4 पॉइंट में आप लोगों के लिए इसलिए बना के लाया हूं ताकि अलग अलग रूप में आप आसानी से इसको समझ सके, समझ के इसको एनालाइज भी कर सके, ठीक है ना। आइए तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि काफी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ये कौन सी बुक से डेटा लेते हो आप। तो देखिए यार, कुछ पुस्तकों का भी हम सहारा लेते हैं, कुछ पुस्तक नहीं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाला टॉपिक था तो एक किताब इसके लिए सफिशिएंट नहीं थी, एक बुक से इतना डेटा मुझे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था कुल मिलाकर के। तो कुछ गूगल से भी डेटा लिया गया है, कुछ पुस्तक से लिया गया है। और जैसे कि इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास कुछ एक नोट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो नोट्स से तो अलग अलग तरह से आप लोगों के लिए अरेंज करना पड़ता है। माफ कीजिएगा, इतना टाइम मैंने आपको स्टार्ट प्रारंभ में ही ले लिया, लेकिन जरूरी था। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस नाम से ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो सेकेंड ईयर में है और परिचित नहीं है। लगभग सभी इस पर्सनालिटी से परिचित हैं, दीनदयाल उपाध्याय से, है ना। तो इनका बेसिक या इनका जीवन परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छी बात ही है, पुस्तक में मिल जाएगा आपको जीवन परिचय, है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उनके बारे में, और बाकी पुस्तक में नहीं भी हो तो एक बार थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय। बस इतना सा, मुश्किल से 15-20 लाइन का होगा, उसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों का ये कंसेप्ट एक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लेकर नहीं आया। आइए दोस्तों, डायरेक्टली हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पे। अब तक दोस्तों, इससे पहले हमने सेशन लिया था जयप्रकाश नारायण, है ना। तो देखिए, जितने भी हमने अभी तक दार्शनिक पढ़े हैं, भारतीय राजनीतिक दार्शनिकों की बात कर रहे हैं, और इससे पहले दूसरी सीरीज में हमने पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक भी पढ़े हैं। तो वहां पर इतने लंबे अध्ययन में आप लोगों ने एक चीज कभी नोटिस की कि हर एक विद्वान के विचार हमेशा पृथक रहे हैं, और विशेषकर भारतीय विद्वानों के।
जिन लोग स्टूडेंट ने भारतीय राजनीतिक चिंतक पढ़ लिए, तो इनके पढ़ने के बाद में जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है ना, उनकी विशेषता अपने आप समझ आने लगती है, क्योंकि उनकी जो धारणा है, जो विचार है, वो लगभग लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही रहते हैं। लेकिन भारतीय जो जितने भी राजनीतिक विचारक रहे हैं, जितने भी भारतीय विद्वान रहे हैं, इनके विचार पूरी तरह से पृथक आए हैं दोस्तों, पूरी तरह पृथक रहे हैं। जैसे कि अगर हम जयप्रकाश नारायण की बात करें, इनसे पहले की, तो उन्होंने एक समग्र क्रांति का विचार दिया था। इनसे पहले पूरे विश्व में किसी ने ऐसा विचार नहीं दिया था। उसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय ने भी जो एकात्म मानवता का विचार दिया है, वो विचार इनसे पहले किसी ने ना सोचा है, ना कोई बोल पाया, ना कोई बता पाया है। और उस एकात्म मानववाद को इन्होंने एक मॉडल बताया। और कैसा मॉडल दोस्तों? जिससे पूरा देश का समाज और अर्थ, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पूरे राष्ट्र का विकास हो सके। किस किस स्तर पर? सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, है ना। तो दोनों स्तरों पर एक राष्ट्र का विकास हो सके। और इस पूरे मॉडल में जो बीच में बिंदु की तरह जो केंद्र बनाया ना, वो केंद्र बनाया किसको? मानव को। तो इस कहानी से क्या समझ आता है कि इनका पूरा जो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत रहा है, उस सिद्धांत का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। मतलब कि जो भी वो करना चाहते हैं, वो मानव में ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कि मानव में एक्सपेरिमेंट करो, बाकी सोचना छोड़ दो। अगर मानव को हमने उस लायक बना दिया, तो पूरे ब्रह्मांड का विकास मानव कर ले जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मानव को केंद्र मान करके उन्होंने एक सामाजिक और आर्थिक मॉडल देने का प्रयास किया है, जो कि एकात्म मानववाद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों यही यहां पर देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक भी थे। इसके बाद में ये एक समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इनके द्वारा जो दर्शन प्रस्तुत किया गया है, उसको एकात्म मानववाद कहा गया है। इंग्लिश में इसी को इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी सामाजिक और आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना, जिसमें विकास के केंद्र में कौन हो? मनुष्य हो। अभी समझते चलिएगा इसको, ना एकदम आपको व्यवहारिक भी बनाऊंगा, थ्योरेटिकल से व्यवहारिक भी बनता चला जाएगा, पूरा समझ आएगा, डोंट वरी ना, परेशान ना होना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का विरोध किया, खाली पढ़िए इसको, लेकिन आधुनिक तकनीक और पश्चिमी विज्ञान का स्वागत किया। ये पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य एक ऐसी राह के पक्षधर थे जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हो, लेकिन अलगाव से, या फिर कहें कि जैसे अवगुणों से दूर हो। क्या कहा इन्होंने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक ऐसे मॉडल को, या कहें कि एक ऐसा दर्शन लेकर आए हैं, जो दर्शन पश्चिम के पूंजीवाद और पूर्व के समाजवाद दोनों के विरोध में है, या कहें कि दोनों से अलग है। पश्चिम मतलब कि पश्चिम में जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी शासन प्रणाली है, और पूर्व में मतलब कि सोवियत संघ रूस को कोट करते हुए वो वहां पर कौन सी प्रणाली दोस्तों? समाजवादी प्रणाली है। तो इन दोनों प्रणालियों से ये अलग है। अब क्यों अलग है? उनका कहना यह है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को अलग अलग ना देखते हुए, दोनों में से जो अच्छे गुण है उनको तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसमें जो अवगुण होंगे उसको फेंक दीजिए, उसको साइड में कर दीजिए। जो इसके गुण हैं उन दोनों के, ना, पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था, दोनों के गुण ले लीजिए। दोनों के गुण लेकर के हम इसके एक बीच का रास्ता बनाएंगे, अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने, ये देखिए आगे की पंक्तियों में आपको ये क्लियर हो जाएगा। उपाध्याय के अनुसार पूंजीवादी और समाजवादी जो विचारधाराएं हैं, केवल वो मानव के शरीर और मन की बात करते हैं। किसकी? मानव के शरीर और सिर्फ मन की आवश्यकताओं पर ही विचार करते हैं। इसलिए क्या है? वो भौतिकवादी है। इसलिए उनके विचार, या कहें कि पूंजीवादी और समाजवादी जो दर्शन है वो भौतिकवादी है। क्यों भौतिकवादी है? क्योंकि ये जो भौतिकवादी दर्शन है, अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी जो दर्शन है, वो सिर्फ मानव के शरीर और मन की आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं, बाकी के अंगों को नहीं। तो अब बाकी के अंग कौन कौन से हो जाएंगे भाई? और किसका विकास करना चाहोगे? मानव की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, मानव के मन की आवश्यकता पूरी हो गई, इसके अलावा और कौन सी आवश्यकता की आप बात करते हो? तो दीनदयाल साहब ने बताया कि भैया शरीर और मन के अलावा दो और ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति अगर आप कर देते हो, जिनकी आवश्यकता की पूर्ति अगर आप कर देते हो, तो विश्व का विकास मनुष्य कर लेगा। मनुष्य को विश्व का विकास करने के लिए और कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहने का अर्थ यहां पर उन्होंने इस बात को बताया कि
कि मानव के संपूर्ण विकास के लिए, अगर आप चाहते हो कि मानव का संपूर्ण विकास हो, क्योंकि देखिए जब तक मानव का संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास कैसे संभव है, तो इसलिए वो पहले मानव का संपूर्ण विकास चाहते थे। और उपाध्याय के अनुसार मानव का संपूर्ण विकास कब हो सकता है, जब उसके आध्यात्म का विकास होगा, आत्मिक विकास होगा। देखिए आत्मिक विकास होगा, आत्मा का विकास होगा। अब इन सबके बीच में एक कड़ी दोस्तों बुद्धि और आ जाती है। क्या आ जाती है? बुद्धि और आ जाती है ना, बुद्धि और आ जाती है। तो क्या क्या चार अंग हो जाते हैं। मनुष्य चार अंगों से मिलकर बना है। किस किस से? शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से। किस किस से? शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से। तो उपाध्याय का कहना भी यही है कि चारों अंग जो मनुष्य के चार अंग है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का विकास कीजिए। आप इन चारों की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। और अगर आप इन चारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं तभी एक मानव का संपूर्ण विकास संभव है। और साथ ही साथ में एक समाज लेकर आइए जो कि पूंजीवाद में और समाजवादी व्यवस्था में संभव नहीं है। कौन सी समाज? वर्गहीन समाज लाइए, जाति विहीन समाज लाइए, संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था लेकर आइए, उसकी कल्पना कीजिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये इनकी हो जाती व्याख्या, मतलब कि इनके पूरे सिद्धांत का एक मोटा मोटा सा हमने एक बाहरी हिस्सा देखने का प्रयास किया है कि इनका एकात्म मानववाद क्या था। तो इस प्रकार से व्याख्या के अंतर्गत आप इतना डेटा भी लिखेंगे, सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हमारे रियल सिद्धांत पर। जो रियल सिद्धांत कौन सा? एकात्म मानववाद है ना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ये क्या है, इसको जरा थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको प्रारंभ में बोल दिया दोस्तों कि थोड़ा सा इसमें मैं आप लोगों से समय लूंगा, आज के सेशन में थोड़ा सा समय लूंगा। दोस्त ये लोग ना बोले कि सर आप थोड़ा लंबा खींच देते हो, है ना। कुछ कुछ दोस्तों इतना भी बोल देते कि सर आप समय बहुत ज्यादा लेते हो। यार कलर कौन सा ले? ठीक है चलेगा। दोस्तों एक बार इसको पढ़िए। देखिए मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा संवेदनशील टॉपिक है आज का। जरा सा भी दिमाग से निकला ना तो ये आउट हो जाएगा। संवेदनशील टॉपिक है, एक बार अगर समझ आ गया ना तो फिर आपका जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे, याद रखिएगा। आइए करते हैं शुरू। एक बार इसको पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद इसका व्यवहारिक रूप भी समझते हुए चलेंगे आगे। हाँ मैं इसमें आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ब्लैंक डिस्प्ले पे एक चीज समझा देता हूं। दोस्तों आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा। इसके दो प्रकार पढ़े होंगे। किस प्रकार से? देखिए एक आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य, कलर ठीक है चलो चेंज कर लेते हैं, ये मनुष्य है, उसके बाद दोस्तों मनुष्य के बाद में देखिए इसको मान लीजिए आप शरीर। एक मिनट तो इसे समझिए, इसको मानिए आप शरीर। ये है शरीर, इसके बाद आता है मन, है ना। और ये इस प्रकार का ये गोल गोल बना लेना यार, है ना, ये पूरा राउंड हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूं। चलिए ये हो जाता है फिर आपकी बुद्धि, और फिर हो जाता है आपका ये आत्मा। ये कंप्लीटली ना नहीं बन पा रहा है, कल देख लीजिएगा आप लोग। आत्मा खाली बताने के लिए, ये इस फॉर्मेट में भी आपको ये एकात्म मानववाद पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसका वास्तविक रूप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बेसिकली मैं समझा दूंगा कि ये फॉर्मेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए उपाध्याय साहब ने क्या बोला है कि मानव के शरीर के चार अंग होते हैं, या फिर ऐसा मानिए कि मानव का जो मानव है वो मानव इन चार अंगों से मिलकर बना है, शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से, है ना। तो इन चारों अंगों का संपूर्ण विकास करना ही क्या हो गया? एकात्म मानववाद हो गया। क्या हो गया? एकात्म मानववाद। साथ ही में इसका दूसरा पक्ष देखिए, यहां पर इस दूसरा पक्ष देखिए, एक कहा गया है कि मानव, एक ग्राफ और आपने देखा होगा दोस्तों, मानव के बाद में आता है परिवार, ठीक है ना। परिवार के बाद में आता है राष्ट्र, राष्ट्र के बाद में आएगा अंतरराष्ट्रीय या विश्व, मान लीजिए विश्व, और विश्व के बाद में आएगा ब्रह्मांड, ठीक है ना।
तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर पूरी एक तरफ आपकी पूरी प्रकृति हो चुकी है, एक तरफ पूरी प्रकृति हो चुकी है और एक तरफ मानव के चारों अंग हो चुके हैं। तो यहां पर उपाध्याय का कहना यह है कि इन दोनों के बीच में अंतर संबंध बनाइए, स्थापित कीजिए। इन दोनों के बीच में, मानव के बीच में और ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रकृति के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित कीजिए। और यह अंतर संबंध कब स्थापित हो सकता है? जब मानव के चारों अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। क्लियर हो पा रहा है ना? तो इस आधार पर इन मैप्स के माध्यम से आपको यह सिद्धांत समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक ऊपरी अध्ययन है, मैं नहीं चाहता हूं किसी प्रकार का आप लोगों के साथ मजाक करना, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है कि मेरा दायित्व क्या है और आपको किस स्तर की शिक्षा देना है, ये मुझे बेहतरीन तरीके से पता है। इस कारण से दोस्तों जो आपके लिए जरूरी है ना, जो आप चाहेंगे, जो मांगेंगे ना, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो आप लोगों की जिसकी आवश्यकता है आपको, मैं 100% वो आपको दूंगा। तो एकात्म मानववाद को आप विस्तार से समझिए, इसको विद डेटा समझिए। एग्जाम में लिखेंगे क्या जब आपके पास कुछ पता ही नहीं होगा? अगर आप व्यवहारिक चीजें लिख के आ गए ना, व्यवहारिक बातें जो आपको ज्ञान है वो अगर वो लिख के आ गए ना, तो समझ लीजिए फिर मिल गए आपको इसमें नंबर। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा शांति के साथ में और पूरी एकाग्रता के साथ और अच्छे से पूरे विस्तार से समझने का इसको प्रयास करें। आइए एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे दोस्तों इसको, इससे पूरा कंसेप्ट आपका ये यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। मात्र 2 स्लाइड है बस, इसमें कुछ भी नहीं है यार, एकात्म मानववाद में समझने लायक। देखिए एकात्म मानव दर्शन का अर्थ क्या है? अर्थ है कि मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति, क्या मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंध का दर्शन। इस लाइन को समझ लिया आपने, पूरा दर्शन समझ आ जाएगा आपको। इससे पहले भी मैंने दोनों ग्राफ बनाकर क्या बताया था? एक तरफ मानव के चारों अंग और एक तरफ संपूर्ण प्रकृति, जो व्यक्ति से स्टार्ट हुई थी और ब्रह्मांड तक पहुंची थी। ठीक है ना? दोनों के बीच में अंतर संबंध, और यहां पर ये लाइन भी हमसे यही बोल रही है क्या? कि मानव जीवन मतलब कि मानव के चारों अंग, ठीक है ना, और संपूर्ण प्रकृति मतलब व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की संपूर्ण प्रकृति, इसके बीच में एकात्म संबंध। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध को दर्शाता है वही एकात्म मानव का दर्शन है। क्लियर है यहां तक का? अब यहां पर आगे उपाध्याय जी ने कहा है कि यार देखिए, ये हम अच्छे से जानते हैं कि मानव के जो अंग होते हैं, जैसे कि मानव का शरीर है, उसकी मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये एक समान नहीं है, इनमें विभिन्नताएं हैं, ये बात सच है। और आगे कहा है कि प्रकृति में भी अलग अलग परिस्थितियां होती है, वो भी अलग अलग है, उनमें भी समानता नहीं है, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इन विभिन्नताओं में भी एकता का दर्शन होगा अगर आप एकात्म दृष्टि से देखेंगे। तो वो कैसे होगा एकात्म का दर्शन? क्योंकि भाई मनुष्य की चाहे वो आत्मा हो, चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, या कुछ भी मान लीजिए यार, या फिर प्रकृति के जो आपने विभिन्न अंग बताए थे, मनुष्य मानव से लेकर के परिवार, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, ब्रह्मांड, ये सब कहां से आता है? प्रकृति से आता है ना। सब कुछ तो प्रकृति से निकले। हम आप में कहां से आए हैं? प्रकृति से। पेड़ पौधे सब कहां से आए हैं? प्रकृति से आए हैं, ठीक है ना। लेकिन एकात्म रूप से देखने का प्रयास करोगे तो इन सब में विभिन्नताएं हैं, लेकिन इसके आंतरिक रूप से इसमें एकता स्थापित है। आंतरिक रूप से क्या है? एकता। और यहीं पर ये उपाध्याय ने कहने का प्रयास किया, देखिए कि ये सच है कि मानव जीवन के विभिन्न अंगों तथा मानव प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में विभिन्नता है, परंतु यह विभिन्नता आंतरिक एकता के ही रूप है, आंतरिक एकता के ही रूप है ना। एकात्म मानव का दर्शन अध्ययन के जीवन और सभी अंगों को ध्यान में रखकर भली भांति किया जा सकता है। कैसे? मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का क्या है? संगठित रूप है। ये भली भांति समझ चुके अब तक आप। अतः मानव का सर्वांगीण विकास, अगर मानव का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो मानव के चारों अंगों पर ध्यान दीजिए। किसी एक अंग का विकास करके, एक अंग मतलब समझ लीजिए अब, है ना। अंग मतलब मैं यहां पर किस किस की बात कर रहा हूं? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की बात कर रहा हूं, 4 अंगों की। तो उपाध्याय का कहना यह है कि इन चारों अंगों में से अगर आप किसी एक अंग को लेकर चलते हैं ना, तो आप मनुष्य का विकास नहीं कर पाएंगे। या 2 अंग को लेकर, मतलब 4 में से अगर आपने एक अंग को भी छोड़ दिया तो आप मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चारों अंगों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। और चारों अंग को अगर हम एक साथ लेकर चले तो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं से लेकर के आध्यात्मिक आवश्यकताओं तक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। और इन संपूर्ण
चारों अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाध्याय ने 4 रास्ते सुझाए हैं, 4 रास्ते बताए हैं, जो कि पहले से ही ऋग्वेद में बताए गए थे, पहले से ही ऋग्वेद में उल्लेखित बताए गए थे पुरुषार्थ के बारे में, है ना, कि 4 पुरुषार्थ व्यक्ति के चारों अंगों का विकास करने के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ दोस्तों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि अगर प्रत्येक मनुष्य इन चारों पुरुषार्थों के माध्यम से अगर अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो अपने इन चारों अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। और ये चारों अंगों की अगर इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य कर लेता है तो वो ब्रह्मांड का विकास कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को साथ लेकर चल सकता है। इतना क्षमतावान मनुष्य बन जाएगा। समझिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों मेरी एक पर्सनल एडवाइस आप लोगों से, विशेष करके ध्यान से सुनिए इसको, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। क्लास के तुरंत समाप्त होने के बाद आप लोग जो है, क्लास के समाप्त होने के तुरंत बाद ही दोस्तों, चाहे आप गूगल से सर्च कीजिए, चाहे अपनी पुस्तक निकालिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है दोस्तों तो आप मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर दीजिए, टेलीग्राम पर कर दीजिए, मैं आपको वहां पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना यार, एक बार पढ़ने से ना आपके ये जो अंतर के जो अक्ष है ना ये खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये आपकी जो इंटरनली आइज है ना वो ओपन हो जाएगी और आपको वास्तविक रूप समझ आएगा कि ये धर्म क्या होता है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष, ये सारी चीजें आपको इंटरनली और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आने वाली है। तो देखिए उपाध्याय ने स्पष्ट कहा है कि यार देखिए जो एकात्म मानववाद की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत मानव जो होता है ना वो 4 अंगों से बना होता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से। और इन चारों का अगर हम विकास करना चाहते हैं तो प्रत्येक मनुष्य को 4 जो पुरुषार्थ है उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होगा। इस पुरुषार्थ का मतलब दोस्तों यहां समझ ही देखिए, उनका कहना स्पष्ट है और हालांकि ऋग्वेद में भी यही कहा गया है कि जो बीच के जो 2 पुरुषार्थ है, कौन कौन? अर्थ और काम। ये अर्थ और काम जो पुरुषार्थ है, अगर ये पहले पुरुषार्थ पर आधारित हो जाए, मतलब अर्थ और काम वाले पुरुषार्थ अगर धर्म वाले पुरुषार्थ पर आधारित होकर के अगर इनकी आवश्यकता पूरी की जाए तो अंतिम वाला जो पुरुषार्थ है मोक्ष, इसकी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। मतलब मोक्ष के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस जो अर्थ वाला पुरुषार्थ और काम वाला जो पुरुषार्थ है ये आप धर्म के अनुसार करेंगे तो मोक्ष आपको अपने आप मिल जाएगा। मोक्ष के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उपाध्याय यहां स्पष्ट कहते हैं कि हम किसी एक या अन्य और किसी पुरुषार्थ को साथ लेकर के हम जीवन की सफलता का मापदंड, है ना, मतलब जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। चारों को एक साथ लेकर चलना ही होगा, अलग अलग नहीं। क्लियर है यहां तक का? तो दोस्तों उनका स्पष्ट मानना है, उपाध्याय जी का मानना है कि जो व्यक्ति अपने अर्थ और काम वाले पुरुषार्थ को धर्म वाले पुरुषार्थ पर आधारित करके अगर अपने जीवन की जो गाड़ी है आगे चलाता है तो मोक्ष वाले पुरुषार्थ की प्राप्ति उसको अंततः हो जाती है। और इसी के साथ में जो व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब चारों पुरुषार्थ के साथ अगर अपने चारों अंगों का विकास कर ले, शरीर का, मन और बुद्धि का और आत्मा का, तो ऐसा व्यक्ति केवल मैं तक सीमित नहीं रहता, सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो हम में परिवर्तित हो जाता है। मैं तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो हम में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जो भी वो कार्य करेगा वो सिर्फ खुद के लिए ना करते हुए वो संपूर्ण के लिए करेगा, समष्टि के लिए करेगा, सर्व कल्याण के लिए वो कार्य करने में संलग्न हो जाता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के साथ समष्टि का विचार भी आवश्यक बन जाता है। व्यक्ति और समाज की पुरुषार्थ साधना एक दूसरे की पूरक है, पोषक है, एक दूसरे की विरोधी नहीं है। किस किस की? समाज की पुरुषार्थ की जो साधना है वो मनुष्य और समाज एक दूसरे की पूरक है। व्यक्ति का व्यक्तित्व एकांकी ना होकर के विविधांगी हो जाता है, मतलब वो खुद के बारे में ना सोचते हुए, खुद के लिए ना जीते हुए संपूर्ण समाज के लिए जीता है। मानव समग्र चिंतन और आवश्यकता व्यवस्थाओं का केंद्र होता है। क्या होता है दोस्तों? मानव समग्र चिंतन और व्यवस्थाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम मानव के चारों अंगों शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पर विचार न करते हुए कुछ ही अंगों पर अगर विचार करें तो ऐसी व्यवस्था क्या हो जाएगी? अधूरी रहेगी। बेसिकली चारों पुरुषार्थ के अनुसार विचार करने वाला, उनके लिए प्रयास करने वाला, साथ ही व्यक्ति से लेकर संपूर्ण विश्व मानव का विचार करने की क्षमता रखने वाला एकात्म मानव
दर्शन का एक आदर्श मानव माना जा सकता है। इस एकात्म दर्शन जो है इसका एक आदर्श मानव माना जा सकता है, जिसमें ये विभिन्न क्षमताएं है। यदि ऐसे विचारों वाले मानव से समाज की संरचना की जाए, अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा बन जाए, है ना, जिसके जो अपने चारों अंगों का विकास कर ले, तो ऐसे व्यक्ति से बनी समाज जो है ना, राष्ट्रीयता, मानवता और विश्व शांति आदि के लिए श्रेष्ठ आदर्श प्राप्त कर सकेगी। और जो भी अव्यवस्थाएं हैं ब्रह्मांड पूरे विश्व में, है ना, जैसे कि आतंकवाद है, विभिन्न प्रकार के भेदभाव है ना, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं समाज में हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है, तो ये सारी असमस्याएं, अव्यवस्थाएं जो है ये समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? आइए दोस्तों, अब इसी के साथ में कुछ हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों अगर बात करें तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनको हम कुछ इस प्रकार से कोट कर सकते हैं कि एकात्म मानववाद का आधार क्या है? सहयोग, सहिष्णुता और सकारात्मक मानसिकता पर आधारित है, पहली विशेषता। दूसरी, इसका स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन। एकात्म मानववाद का स्रोत सिर्फ और सिर्फ भारतीय दर्शन है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, गलती से भी वो पश्चिम वगैरह की तरफ मत चले जाइएगा। भारतीय दर्शन इसका स्रोत है। व्यक्ति की आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इससे पहले इतना विस्तार, मनुष्य की आवश्यकता का इतना विस्तार से वर्णन और कहीं पर भी नहीं मिलेगा इससे पहले। इनके एकात्म मानववाद से के दर्शन से पहले ऐसा विस्तार से वर्णन कहीं भी नहीं था मनुष्य की आवश्यकताओं का। व्यक्ति का निर्माण शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से हुआ है। इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4 पुरुषार्थ दिए गए, ये भी एक विशेषता है। 4 पुरुषार्थों का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना, पूर्ण समष्टि का विकास करना। व्यक्ति का विकास तो संपूर्ण समष्टि, मतलब कि संपूर्ण पूरे विश्व ब्रह्मांड आ गया इसके अंदर, सबका विकास करना, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। एकात्मवाद व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय हितों के विरोध, इसमें आपस में विरोध, मतलब पूरक है ना यार। जहां व्यक्ति संपूर्ण ये मान लीजिए कि जब पूरी तरह से विकसित होगा व्यक्ति, है ना, मानसिक से, बुद्धि से, आत्मा से, मन से, शरीर से पूरी तरह से अगर विकसित होगा, तो फिर जो गतिरोध होते हैं ना, जो भेदभाव वाले गतिरोध होते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, कहीं पर भी हो, समाप्त अपने आप हो जाते हैं। फिर एकात्मा का जो है एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना जन्म ले लेती है, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। निष्कर्ष की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय इन्हीं क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी की बात करते हैं। उनका कहना यह है कि सरकार को भी जो है आगे बढ़कर के इसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार को इन क्षेत्रों में सरकार को भागीदारी लेना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। आज 50, देखिए दोस्तों ये पुराना डेटा है इसलिए 50 साल लिखा हुआ है, तो इसको आप 70-75 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्टडी के अनुसार आप जोड़ लीजिएगा कब आजाद हुआ था देश, उसके हिसाब से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आज 50 साल बाद हमारी व्यवस्था समाजवादी नीतियों के चक्रव्यूह में ऐसे उलझ चुकी है जिसमें उसमें से इसे निकालना या निकलने की सोचना भी बेहद कठिन नजर आता है। ऐसी समाजवाद और साम्यवाद जैसी नीतियां भारत के लिए अव्यवहारिक है। यह बात पंडित दीनदयाल जी 50 साल पहले बता गए थे, जो आज सच साबित हो रही है। तो हम राज्य और सरकार के दिन प्रतिदिन इतने आश्रित होते जा रहे हैं, सरकार पर कुल मिलाकर के इतने आश्रित होते जा रहे हैं कि कल को अपने मुंह में निवाला डालने के लिए भी हम सरकार का ही इंतजार करेंगे, है ना। वास्तविक रूप से आज क्या है, सब ग्रेजुएशन करने के बाद में हर कोई बस सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षा करता है, उसके लिए तैयारी करता है। तो हर कोई ना, भारत में विशेषकर से ये पाया जाता है, हर कोई आज नौकरी प्राप्त करना चाहता, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता, लेकिन नौकरी देने वाला कोई बनना नहीं चाहता। आज उद्यमी कोई नहीं बनना चाहता, रिस्क लेने की क्षमता शायद कम हो रही है। चलिए, सामाजिक पंगुता के इस खतरे से बचने के लिए हमें दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन पर ही लौटना होगा। मानव कल्याण का वही रास्ता अब मात्र शेष बचा हुआ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत में लोकतंत्र के उन विचारकों में से एक हैं जिन्होंने इसके उदार और भारतीय स्वरूप को गढ़ा है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। मैंने आपको इसका मोटे मोटे रूप में समझा भी दिया था कि किस प्रकार से आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी व्याख्या के अंतर्गत, है ना, व्याख्या बताते वक्त। तो व्याख्या में आप इसके दोनों चित्रों का भी सहारा ले सकते हैं।
और जो डेटा मैंने आप लोगों को दिया है ये अब आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैं अंतिम रूप से फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि जो मैंने आपको 4 पुरुषार्थ तो बताया था, तो उन पुरुषार्थों को प्लीज एक बार अपनी पुस्तक से पूरे डिटेल में एक बार जरूर पढ़िएगा। पुस्तक में डिटेल ना हो तो गूगल कर लीजिए, जहां पर भी आपको पूरे डिटेल में पढ़ने को मिले चारों पुरुषार्थों को एक बार आप आराम से पढ़ जरूर लीजिएगा, जिससे आपको वास्तविक रूप से एक अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति होगी। महिला विचारकों का योगदान नेक्स्ट सेशन और यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमें 4 टॉपिक और लेकर आना है, 4 महिला जो विद्वान है उन पर हमें चर्चा करनी है। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।